Assalamu alaikum. I am Aksa Mansoor. Today in this lecture, I am going to explain ली शटलर प्रिंसिपल। ली शटलर प्रिंसिपल को एक फ्रेंच केमिस्ट ने 1884 में इंट्रोड्यूस किया था, जिनका नाम था हेनरी लुइस ली शटलर। शटलर प्रिंसिपल को समझने के लिए इक्विलिब्रियम स्टेट का पता होना चाहिए। इक्विलिब्रियम स्टेट एप्लीकेबल होती है रिवर्सिबल रिएक्शन में, ऐसे रिएक्शन जो कंप्लीट कभी भी नहीं होते, यानी कि उसमें रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट भी बनाते हैं और प्रोडक्ट टूटकर दोबारा से रिएक्टेंट भी बनाते हैं। तो ऐसी स्टेट जब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। जैसे नीचे आपको एक जनरल एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा कि इसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में टेक प्लेस करते हैं। तो ऐसी स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। सो व्हाट इज़ ली शटलर प्रिंसिपल? ली शटलर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, स्ट्रेस क्या है? या तो कंसंट्रेशन में चेंज आ जाना, या वॉल्यूम या प्रेशर में चेंज आ जाना, टेम्परेचर में चेंज आ जाना, इस तरह के जो चेंजेस हैं ये आपके इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करती हैं। इट मीन्स कि वो आपके रिवर्सिबल रिएक्शन को डिस्टर्ब करती हैं। कंसंट्रेशन एक साइड पर ज़्यादा हो जाती है और दूसरी साइड पर कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ली शटलर प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी आपका इक्विलिब्रियम पर स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो सिस्टम इस तरह से एक्ट करता है कि उसको जो अफेक्ट है, जो स्ट्रेस है, उसको कम करने की कोशिश में लग जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ली शटलर प्रिंसिपल क्या करेगा कि रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कर देगा ताकि प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन बढ़ जाए और दोनों आपस में इक्वल हो जाए। अब देखिए, जो अफेक्ट है उसको कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा किया जाता है कि उसके अफेक्ट को काफ़ी हद तक कम किया जाता है। तो ली शटलर प्रिंसिपल इन शॉर्ट ये करता है कि जब भी इक्विलिब्रियम स्टेट पर स्ट्रेस अप्लाई होता है तो उसको कम करने की कोशिश में लग जाता है। तो इस तरह की जो प्रिंसिपल है उसको हम कहते हैं ली शटलर प्रिंसिपल। इससे पहले हम अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक रिएक्शन है, उस टाइम अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें, यानी कि या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें या टेम्परेचर डिक्रीज़ करें, तो तब इक्विलिब्रियम पर क्या अफेक्ट पड़ता है। देखिए, अभी जो मैं आपको चेंज बता रही हूँ वो नेट चेंज है, ओवरऑल चेंज है। अलहदा से हम टेम्परेचर के इफेक्ट को स्टडी करते हैं क्योंकि दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। तो दोनों रिएक्शन में के रिस्पेक्टिवली डिफरेंट तरीके से इक्विलिब्रियम बिहेव करता है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। तो पहले हम ओवरऑल नेट चेंज देख लेते हैं। तो जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। एंडोथर्मिक डायरेक्शन होती है बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसमें आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो टूट कर दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। एक्सोथर्मिक मींस के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है, जिस केस में रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये बात समझाने के लिए आप एग्जांपल देखें। हम अमोनिया बनाना चाह रहे हैं तो N2 और 3H2 को हमने मिलाया है, ठीक है, ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स। तो आगे जाके जब ये मिले हैं तो इसने 2NH3 बनाया, अमोनिया बनाया। तो आपको दिख रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन किसकी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की है, कि जब भी रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। इट मीन्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है, अगर एक्सोथर्मिक डायरेक्शन आता है या फॉरवर्ड डायरेक्शन आता है, इसका मतलब सेम है। और इससे बरक्स अगर एंडोथर्मिक डायरेक्शन आ रहा है और बैकवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन आ रहा है तो ये पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स आपके टूटकर दोबारा से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। सबसे पहले हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल रखी है N2O4
और 2NO2 की, ठीक है। एंडोथर्मिक मीन्स कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट आपकी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, यानी कि डेल्टा H इज इक्वल्स टू प्लस 57.2, यानी कि इसमें हीट जो है एब्जॉर्ब कर रहा है रिएक्शन, उसे हीट चाहिए। तो इस केस में जैसे मैंने आपको पहले नेट चेंज के बारे में बताया था कि अगर वहाँ पर लफ्ज़ एंडोथर्मिक आ जाए तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। तो इस केस में यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इस केस में क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो NO2 की जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी और N2O4 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। अगर इसी केस में यानी कि एंडोथर्मिक केस में ही हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करें तो उस केस में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उसकी कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। अगर इस एग्जांपल के लिहाज से देखें तो क्या होगा कि NO2 की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी और N2O4 की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फिर से आपको एक बता देती हूँ बात कि एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि आपका जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इस केस में दो तरह से जो इक्विलिब्रियम है वो एक्ट करता है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं और कम आपके रिएक्टेंट्स बनते हैं, और अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो प्रोडक्ट कम बनते हैं, रिएक्टेंट ज़्यादा बनते हैं। नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है, रिवर्स मूव कर रहा है, यानी कि प्रोडक्ट्स टूट के रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेकर आई हूँ कि 2SO2 + O2 विच गिव्स अस 2SO3 डेल्टा H इज इक्वल्स टू -198। इट मीन्स कि हीट आपकी रिलीज़ हो रही है, हीट आपकी खारिज हो रही है। तो इस केस में जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड मूव करना शुरू कर देगा। अगर इस केस में हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। अगर ऊपर वाली जो इक्वेशन है उस लिहाज से देखें तो SO3 की जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाएगी और SO2 की और O2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, यानी ज़्यादा SO2 और O2 बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर हम टेम्परेचर को कम करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में तो जो आपके प्रोडक्ट हैं उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और आपके जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर इस जो अबव इक्वेशन इस लिहाज से देखें तो जो आपका SO3 है इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी और SO2 और O2 की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी। मैं फिर एक बार बता देती हूँ कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, पहले तो हम ओवरऑल देखते हैं कि उसका क्या अफेक्ट पड़ता है इक्विलिब्रियम पर। ये बात याद रहे कि अगर हम बात कर रहे होते हैं एक्सोथर्मिक की, इट मीन्स कि हम फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें, एंडोथर्मिक की बात करें तो इट मीन्स कि हम रिवर्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं। फिर अलहदा से हमने एंडोथर्मिक में देखा कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तब क्या अफेक्ट पड़ता है और जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तब क्या अफेक्ट पड़ता है। फिर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की बात की कि उसमें अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या अफेक्ट पड़ता है, अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करें तो क्या अफेक्ट पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी स्ट्रेस जो इक्विलिब्रियम पर अप्लाई होते हैं उसको स्टडी करूँगी, उसको लेक्चर जो है मैं अपलोड करूँगी, यानी कि कंसंट्रेशन का चेंज होना या वॉल्यूम प्रेशर का चेंज होना, ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपके इक्विलिब्रियम को कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे डिस्टर्ब करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।